ठीक है। तो अभी तक आपने जो देखा ये कंपनी रूल के अंदर देखा। अब जो स्टार्ट होने जा रहा है ये क्राउन रूल का पार्ट आता है। क्या होता है कि 1857 में एक रिवॉल्ट होता है। ये सब जो पार्ट है ना 1857 का रिवॉल्ट वगैरह ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बस आपको ये पता होना चाहिए किस समय कौन सा रिवॉल्ट हुआ था। तो ये सब आपको पता भी होगा कि 1857 का रिवॉल्ट होता है जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी रूल खत्म हो जाता है। जो कंपनी का जो रूल था ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब से क्या होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन है ना उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो अब यहाँ से क्राउन रूल शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ड्यूरिंग क्राउन रूल दैट इज 1858 टू 1947। फ्रॉम 1773 टू 1858 आपने देखा कौन सा रूल किस बुक से पढ़ाते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट बुक्स। इसलिए तो मैंने आपको बोला है कि आपको किसी बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप किसी बुक्स को मत पढ़ो। आप 4-5 दिन बाद आपको खुद फील होगा कि आपको किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना एक एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जितना डिस्कस किया है ना उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बना के देखोगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट वगैरह सब छोटा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं हर चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। हाँ, लक्ष्मीकांत भी है इसमें। लक्ष्मीकांत का भी है। लक्ष्मीकांत तो मेन बुक है उसको तो मैं ऐड करता ही करता हूँ। तो इसलिए आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो ठीक है। सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो आज। थोड़ा और स्लो करूँ। अच्छा कितने लोगों को फास्ट लग रहा है। ओके ठीक है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कितने लोगों को फास्ट लग रहा है और स्लो करूँ क्या। हाँ थोड़ा फास्ट है सर सर। थोड़ा फास्ट है। लिटिल पेस बिट वो फास्ट लिमिट से। टुडे। सर इतने सारे चार्टर हैं सर आप सारे मतलब वो इकट्ठे आ रहे हैं कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसमें गैप चाहिए थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा ज्यादा फास्ट हो यस गया सर क्या। यस सर। ओके ओके। हाँ जी सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी बस मैं क्लास से जस्ट पहले अभी मैं आप लोगों को वो करवा दूंगा रिवाइज करा देता हूँ ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दिस। चलिए चलिए ठीक है मैं थोड़ा सा ये पढ़ा के आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। आप लोगों को बता देते कि सर तो उतना फास्ट नहीं पढ़ा। मुझे लगा ठीक है स्पीड। चलिए कोई नहीं। अब क्या हुआ था 1857 का रिवॉल्ट आया था। 1857 के रिवॉल्ट में इस रिवॉल्ट को किस नाम से जानते हैं तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कंपनी का जो रूल था ये बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया था। अब क्या था तो डायरेक्ट थैंक यू अबरार। अब क्या था कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था इंडिया को गवर्न करने के लिए। अब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ आपका 1858 से लेके 1947 तक। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ था तो सबसे पहली बार इसको नाम दिया गया था गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जब क्राउन रूल आया था तो उन्होंने बोला था कि अभी तक जो इंडिया पे रूल हो रहा था वो गुड गवर्नमेंट का पार्ट नहीं था। तो गुड गवर्नमेंट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इट वाज आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बी ऑप्शन रहेगा इट वाज आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो कभी भी गवर्नेंस पे टिक मत कर देना। गवर्नेंस पार्ट कब आया था जब हमारे पास सोवरेन पावर आया था। अभी तक हमारे पास क्या था पारामाउंट पावर था। पारामाउंट पावर को इलीगल पावर बोलते हैं। जो ब्रिटिशर्स ने जो हम लोगों पे रूल किया था वो पारामाउंट पावर के अंदर आता है। और आज का जो डेट है वो सोवरेन पावर के अंदर आता है क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजंस लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं था यहाँ पे गुड गवर्नमेंट था। उन्होंने बोला था कि हम अच्छी गवर्नमेंट के साथ इंडिया पे रूल कर रहे हैं। तो इट वाज आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मेड लिटिल चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेलेंट इन इंडिया। जो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था ना उसमें कुछ इन्होंने चेंजेस किया। हाउएवर द मैनर ऑफ सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड वाज चेंज्ड एंड स्ट्रेंथ। तो किस तरीके से चेंज हुआ था और किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ था ये देखिए। कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ था। तो जो कंपनी का टेरिटरी था इंडिया में वर टू बी वेस्टेड इन द क्राउन। जो कंपनी का जहां जहां कंपनी का टेरिटरी था वो सब किसके पास चला गया था तो क्राउन के पास चला गया था। द कंपनी सीजिंग टू एक्सरसाइज इट्स पावर एंड द कंट्रोल ओवर दिस टेरिटरी। अब जिस जिस टेरिटरी पे अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सब थे ना। तो अब इन सब का जो भी पावर था उन सब पावर को सीज कर लिया गया था। ठीक है।
और सीज करने के बाद क्या किया था कि ये सब क्राउन रूल से अब गवर्न हो रहा था। तो यहाँ पे है इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट उस समय, अच्छा अब आप लोग बताइए कि डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? जस्ट आंसर इन द चैट कॉलम। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट आंसर इन द चैट कॉलम। डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। सर पिट्स इंडिया एक्ट वंडरफुल 1784। वंडरफुल, एवरीबॉडी यू आर करेक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में तो यहाँ पे इनको एंड कर दिया गया था। द क्राउन वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी। अब क्राउन को ये पावर दे दिया गया था, क्राउन के पास ये पावर आ गया था कि अब क्राउन जो होंगे ना, वो गवर्नर जनरल को भी अपॉइंट करेंगे और जो प्रेसिडेंसी जो था उस प्रेसिडेंसी में वहां के गवर्नर को भी अपॉइंट करेंगे। तो अब आप देख रहे हो ना कि इंडिया में गवर्नर का पोस्ट कहाँ से आया है, तो यही सब आया है, गवर्नर जनरल। अब धीरे धीरे प्रोविंस, तो यही प्रोविंस बाद में स्टेट बनता चला गया ना। तो आज स्टेट में आप गवर्नर भी पढ़ते हो, चीफ मिनिस्टर भी पढ़ते हो। तो ये गवर्नर क्या है? ये गवर्नर का आप समझ रहे हो कि किस तरीके से सिस्टम धीरे धीरे स्टैब्लिश होता जा रहा है। तो जो क्राउन था ना, इन्होंने गवर्नर जनरल को भी अपॉइंट किया और साथ साथ प्रेसिडेंसी में गवर्नर को भी अपॉइंट किया। देन चलिए अभी, चलिए यहाँ तक बस पढ़ा देता हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के पहले तक, और उसके बाद मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज काउंसिल। तो एक नया ऑफिस डेवलप किया गया था, उस ऑफिस का क्या नाम था? न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड। देख रहे हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया ऑफिस डेवलप किया गया था, इंडिया में क्रिएट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट में ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी इस्टेब्लिश किया गया था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो वो सब ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और वो डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को। यहाँ पे कोई भी अफेयर्स होता था ना, तो वो किसको रिपोर्ट करते थे? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट से कोई भी रूल आता था तो वो क्या करते थे? यहाँ पे गवर्न करते थे। ऑल्सो अ न्यू एडवाइजरी बॉडी नेम्ड काउंसिल ऑफ इंडिया was created to assist its chairman and the secretary of state for India। अब पहले का तो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था, तो अब एक नया काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था, एक नया बॉडी। जैसे वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था ना रेगुलेटिंग एक्ट में, गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाने के बाद उनको असिस्ट करने के लिए क्या किया गया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और इनको असिस्ट करने के लिए एक नया एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया। तो काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था। ये किसको हेल्प करेंगे? तो यहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे उनको, और जो काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन होंगे उनको ये असिस्ट करेंगे। अब डेजिग्नेशन को चेंज किया गया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ, इन्होंने धीरे धीरे सब कुछ चेंज करना शुरू किया। डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया। जैसे ही क्राउन रूल आया ना, तो क्राउन रूल ने अपने अंदर सारा पावर ले लिया था। तो ड्यूअल गवर्नमेंट को इन्होंने खत्म किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्होंने बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? डेजिग्नेशन को भी चेंज किया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, अब उनको वायसराय ऑफ इंडिया के नाम से डेजिग्नेट किया गया और सबसे पहले वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस एक्ट में डेजिग्नेशन चेंज किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज designated एज द वायसराय ऑफ इंडिया। To smoothen the political setup in India and to seek the cooperation of Indians in administration, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909। अब इस पॉलिटिकल सेटअप को और भी स्मूदन करने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए, और इंडियंस का इनको कॉपरेशन चाहिए था, क्योंकि इंडियंस के बिना तो ये रूल कर नहीं सकते थे। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन पे इनको इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि टाइम टू टाइम 3 नए नए एक्ट इन्होंने बनाए। एक एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, दूसरा 1892 का, और तीसरा 1909 का। तो इन तीनों को हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी मैंने जो भी पढ़ाया है एक बार उसको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को स्पीड फास्ट लगा था। चलिए कोई बात नहीं, अब रिवाइज करिए, देखिए मजा आएगा। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो कंपनी रूल था
जो डेवलपमेंट आप देखेंगे तो इसको डेवलपमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 1947 के पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक जब कंपनी का रूल होता था इंडिया पे और दूसरा जब क्राउन का रूल होता था इंडिया पे। तो जब कंपनी का रूल होता था तो ये पार्ट कब से कब तक का है, तो 1773 से लेके 1857 तक का ये पार्ट है। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरऑल सुपरविजन चाहती थी, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 स्टार्ट किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में और इंडियंस अफेयर्स में ये एंटर करना स्टार्ट की। तो यहाँ पे जब एंटर करेगी तो कभी भी किसी के अब टेरिटरी में या किसी के अफेयर्स में एंटर करते हैं तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन हिट होता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होना शुरू हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वैरेन हेस्टिंग थे। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनको हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया था और 4 मेंबर्स थे उनको असिस्ट करने के लिए। अब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो सेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने दैट इज वैरेन हेस्टिंग, तो उनको बंगाल का कंट्रोल के साथ-साथ जो बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था, जो जहाँ पे रूल था, तो उनको क्या किया गया था कि उनका पावर धीरे-धीरे निकाल के मतलब बंगाल को उनका भी कंट्रोल दे दिया गया था कि आप इसके ऊपर हैं। इससे रिलेटेड आप किसी भी तरीके का कंट्रोल कर सकते हैं। बॉम्बे और मद्रास को उनको नीचे बना दिया गया था, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या हुआ था कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन बनता चला गया था। उसके बाद एक जुडिशियल सिस्टम भी आया था। तो सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कर दिया गया था कलकत्ता में और एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ रिफॉर्म्स लाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या रिफॉर्म्स था, तो जो भी एम्प्लॉयी थे उनको मना किया गया था कि आप किसी भी तरीके का ब्राइब्स, गिफ्ट कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो टर्म जो रिस्ट्रिक्ट किया गया था वो 4 साल का टर्म था। इन सब ये ऐसे चल रहा था लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला क्योंकि कोई भी एंटर करता है इंडियन अफेयर्स में तो धीरे-धीरे वो क्या चाह रहा था कि हम अपने कंट्रोल को बढ़ाएँ। तो कंट्रोल को बढ़ाने के लिए वो लगातार अमेंडमेंट करता जा रहा था। तो एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का एक इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसमें 2 पार्ट हुआ था। पहला पार्ट क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे और उनके जो काउंसिल थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया था। तो अब आप कहीं कहीं पे नोट किए होंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 तो उसमें क्या था गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया था और दूसरा क्या था कि गवर्नर जनरल काउंसिल को एम्पावर किया गया था कि आप प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे बॉम्बे प्रोविंस था, आगरा प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था, तो इस तरीके का प्रोविंस था, तो उस प्रोविंस में भी तो छोटे-छोटे कोर्ट्स थे, तो उस कोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का आप रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं। ये किसमें बताया गया था? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट में ये चीज़ बताया गया था। उसके बाद धीरे-धीरे फिर आगे रिफॉर्म्स आता है, तो एक बड़ा रिफॉर्म्स आता है, रेडिकल रिफॉर्म्स, इसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेटअप किया मतलब कि सेपरेट किया गया था। अभी तक तो एक ही पार्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के में एक ही पार्ट था जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट कर रहा था गवर्नर जनरल को। अब क्या था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले डबल गवर्नमेंट का जो स्टार्ट हुआ था अच्छा डबल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, एंड कहाँ हुआ था डबल गवर्नमेंट? किस एक्ट में डबल गवर्नमेंट एंड हुआ था? 1858 1858 सर अभी पढ़ा है आपने। वंडरफुल। तब आप लोग बोल रहे हैं कि सर समझ फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप स्लो है ना? ये स्पीड सर तो हम स्लो ही है। अच्छा ठीक है। चलिए फिर क्या था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ किया गया था कि आप जो है सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स को देखेंगे और यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया था उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में हमने क्या देखा कि डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखेंगे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को धीरे-धीरे एम्पावर भी किया जा रहा था कि आप सिविल से रिलेटेड मैटर, मिलिट्री से रिलेटेड मैटर, रेवेन्यू अफेयर से रिलेटेड मैटर पे भी आप सुपरवाइज कर सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंज लाया गया था? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहले 4 मेंबर्स थे, तो उनको घटा के 3 मेंबर्स कर दिया गया था। ये सब पिट्स इंडिया एक्ट अभी तक हम लोग कर रहे हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट खत्म हो गया।
ठीक है, 1784 का। अब 1793 से 1853 के बीच में चार्टर एक्ट आता है, और ये चार्टर हर 20 साल पे आया था। तो पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में। 1793 का जो पहला चार्टर था, उसमें बस आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स आया था। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब कि गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दे दिया गया था कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं। ये गवर्नर जनरल का पावर था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। और एक जुडिशियल रिफॉर्म्स था। जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या था कि कंपनी इस एक्ट में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी फंक्शन जो कंपनी का था, उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। इसके बाद आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। अभी आपने 1793 देखा, 1793 में दो पार्ट आपने देखा। एक क्या देखा आपने? पहला क्या था कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे ना, जो गवर्नर जनरल, वो अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते थे। और दूसरा जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म्स में आपने क्या देखा कि जुडिशियरी फंक्शन को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट किया गया था। देन आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो कंपनी का जो मोनोपोली था ना ट्रेडिंग में, उसको एंड किया गया था, उसको खत्म किया गया था। और लोकल गवर्नमेंट को क्या किया गया था? तो पावर दिया गया था। लोकल गवर्नमेंट को पावर क्यों दिया गया था? ताकि धीरे धीरे लोकल, अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्स के फॉर्म में पैसा आना चाहिए। तो अब उतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड तरीके से आप कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे? तो कोई तो होना चाहिए ना जो कि दूर अलग अलग प्रोविंस से टैक्स लेके आए। तो वहां पे लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था, ताकि वहां पे वो पर्सन टू पर्सन टैक्स इम्पोज कर सके और वहां से टैक्स कलेक्ट करें, वहां से रेवेन्यू का जनरेशन हो। लेकिन उस समय ये जो टैक्स कलेक्शन था, ये सब इलीगल था। इतना तो सिस्टम था नहीं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा रिवॉल्ट ना करते, इस कारण से उनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में डाल दिया गया था। देन पहला 1793 ओवर हो गया, दूसरा आपका 1813 ओवर हो गया। 1813 में दो पार्ट आपने देखा, एक कंपनी का मोनोपोली को एंड किया गया था और लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आपका आता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में देखिए क्या हुआ था। तो 1833 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, और जो इनका जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट होता था, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया था। और जो यहाँ पे इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पार्ट होता था, जो उनका जो पार्ट था, उनको नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल बोला गया था। ठीक है, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल के नाम से उनको जाने लगा। अब आप देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन और भी पीक पे जाने लगा। अभी तक तो बॉम्बे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके नीचे बॉम्बे मद्रास ऐसे था। अब क्या था कि इनको बंगाल से सिर्फ मन नहीं भरा, इन्होंने पूरा इंडिया का पार्ट दे दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंचना शुरू हो गया था। और सेंट्रलाइजेशन जैसे ही पीक पे पहुंचा था, तो ये क्या हुआ था, गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया था 1853 सॉरी 1833 में। जो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, इनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था। ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर क्या मतलब था कि जितना भी ब्रिटिश इंडिया है ना, उन सब ब्रिटिश इंडिया में आप ही के पास पावर है कि आप लेजिस्लेटिव पावर को वहां पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का लॉ बना सकते हैं। और जो बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था ना, उनसे छीन लिया गया था। मतलब उनके पास जो अपना लॉ बनाने का जो पावर था, उनको हटा दिया गया था। और पूरा का पूरा पावर अब किसके पास था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो रिफॉर्म्स आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज था, उसको एंड कर दिया गया था, और ये एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गया था। अब सबसे पहले 1833 में, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया ना, 1833 में सबसे पहले ये अटेम्प्ट लिया गया था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक ओपन कंपटीशन हो, लेकिन इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था। तो बाद में 20 साल बाद फिर से ये आता है, तो किस नाम से? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में फाइनल चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन जो था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उनको सेपरेट किया गया था। जैसे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ना, तो उनका जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था और उनका जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, उसको इसमें सेपरेट किया गया था। जैसे जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था वो अपना लेजिस्लेटिव फंक्शन क्रिएट काम करेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, तो एक नए 6 मेंबर्स को क्रिएट किया गया था। एक तो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से था 6 मेंबर्स का, एक 6 मेंबर्स का आपका नया लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था।
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियंस, हर इंडियंस के लिए सिविल सर्विस ओपन किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट पे क्वेश्चन आया तो 1833, इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चन आया 1853। देन लोकल एसोसिएशन यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ था, और इस एक्ट में सबसे पहले ये चीज हुआ था, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया था। ये आपका 1850 ठीक है 1853 का पार्ट था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि 1857 में आपका एक रिवॉल्ट आया था, और उस रिवॉल्ट के बाद आपका क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी?